हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन टॉप ट्रेंडिंग जीके। मैं शिवानी जादौन स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने परिवार टॉप ट्रेंडिंग जीके में। जैसा कि हम आपके लिए लेकर आए हैं पीवाईक्यू सीरीज 2025 में ग्रुप डी का जो एग्जाम होने वाला है, उसमें 2022 में जितने भी एग्जाम हुए थे हम उन सबकी सीरीज लेकर आए हैं। आप देख सकते हो कि आपका 11 ऑफ अक्टूबर की तीनों शिफ्ट हो चुकी है, 7 ऑफ अक्टूबर की ये सेकंड शिफ्ट है, 7 ऑफ अक्टूबर की थर्ड शिफ्ट भी हो चुकी है। ओके, तो आप इस क्लास में बनी रहिएगा अंत तक और आपको क्लास बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाली है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ग्रुप डी 2025 में अगर आप साइंस में 25 आउट ऑफ 25 टारगेट करना चाहते हो तो आप एनरोल कर सकते हो शतक एक्सप्रेस बैच में, जिसमें कि जनरल साइंस में आपको मिलने वाले हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पर्यावरण के क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट प्लस चैप्टर वाइज पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर के साथ। ओके, तो जैसा कि अगर आप स्टार्टिंग के जो भी 25 स्टूडेंट होंगे स्टार्टिंग में उनको मिलने वाला है स्पेशल ऑफर, जिनमें उनको मिलने वाला है 25% का डिस्काउंट लगाने पर टीटीजी के एसपीडीएफ कूपन। ओके, और आप देख सकते हो इस कोर्स की कुछ विशेषता है, जैसे कि भाषा हिंदी होने वाली है, वैलिडिटी 1 ईयर होने वाली है, और आपका 6 to 8 का एनसीईआरटी का ये सारे सब्जेक्ट जितने भी हैं इनकी थ्योरी प्लस कॉन्सेप्ट और फैक्ट सहित आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, 9th-10th में आपको एग्जाम्पल प्रॉब्लम सॉल्व कराई जाएंगी एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ व्याख्या सहित। और आपके रेलवे में जो लेटेस्ट एग्जाम हुए हैं एएलपी और जेई और टेक्नीशियन, उन सभी के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सभी आपको एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज हल और फैक्ट मिलने वाले हैं। ओके, तो और आप देख सकते हो जैसे कि आपके जो ग्रुप डी के 2018 और 2022 में एग्जाम हुए थे उनकी भी सारी शिफ्ट के सॉल्यूशन, और आपके लेटेस्ट इनमें आपको जो पीडीएफ मिलने वाली है वो दो टाइप की मिलने वाली है, एक होती है रीडिंग वर्जन की, एक होती है प्रिंट वर्जन। ठीक है, अगर आप चाहो तो वही पढ़ सकते हो या आप चाहो तो उसका प्रिंट भी निकलवा सकते हो। और आप देख सकते हो कि अगर ये सारा कोर्स आपको लेना है तो आप क्या कर सकते हो, इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो और वहां जाके आप देख सकते हो अपना कोर्स या फिर जो भी हम कर रहे हैं उसकी पीडीएफ। ठीक है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हो, वहां से आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन, स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। जैसे कि है यहाँ पर आपकी दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक आपको 416 दे रखा है, महत्तम समावर्तक दो दे रखा है, तथा इन संख्याओं का अनुपात आपको 13:16 दे रखा है। इन दोनों में से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, अब यही है आपका, आपको जो हमें डिस्कस करना है उसका फायदा। देखो वैसे क्या होता है, फॉर्मूला बताओ आप, एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ इक्वल होता है आपका दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई। क्लियर है आपको? और कल हमने पिछला वाला सेट, अगर आप सारे सेट को कर रहे हो, जैसा कि आप मोस्टली नहीं देख रहे हो, तो प्लीज उन सीरीज को पूरा देखिए क्योंकि आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि रेशियो दे रखा है, जैसे कि आपको नंबर का है रेशियो, देखिए ये है आपका 13 और ये हो जाएगा 16। सपोज ये नंबरों का रेशियो दे रखा है ये, तो हमने कल आपको बताया था कि इन नंबरों में जो भी है आपका, ये सहभाज्य संख्याएं होंगी। अगर इनमें आप एचसीएफ का मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको आपके नंबर मिल जाते हैं, आपको आपके नंबर मिल जाते हैं एचसीएफ का मल्टीप्लाई करने में। ठीक है, तो अगर आप रेशियो में एचसीएफ का मल्टीप्लाई करोगे, जैसे कि अगर इसमें करोगे आप, एचसीएफ है आपका 2 और इसमें करोगे आपका एचसीएफ है 2, तो ये हो जाएगा 26 और 100 दूनी 32। तो यही आपके नंबर है। अब आपसे पूछा है कि बड़ा नंबर बताइए, बड़ी संख्या बतानी है तो 32 आ जाएगी। बस इतना सा सॉल्यूशन था। मेनली आप क्या करने वाले हो, आप एलसीएम एचसीएफ का मल्टीप्लाई करने वाले हो, बराबर करने वाले हो 13 और गुणा 16x, क्योंकि x x का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फॉर रियल वैल्यू। तो आपको समझ में आ चुका है, कुछ नहीं करना था, आपको सिर्फ एचसीएफ से मल्टीप्लाई करना था बड़े वाले रेशियो में। इतना भी नहीं करना था, बड़ा आपको पता था कि 16 है, अनुपात बड़ा है, तो उसमें आप 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या मिलने वाला है, आपको आपका आंसर मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, इनमें से आपसे पूछा गया है कि निकटतम लघु मान को दर्शाया गया है जो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह स्थान पर आएगा। देखो, ये है आपके आपको इसमें लगभग मान पता करना होता है, तो आपको पता ही होगा जैसे कि 15.32 है तो आप इसको 15 ही रहने दोगे। ठीक है, अब यहाँ 4 करोगे, लेकिन आप एक बात बताइए, पूछ तो वो आपसे लगभग रहा है ना, लगभग पूछ रहा है। 4 का 15 में दोगे तो देखो फिर भी वो पॉइंट में आने वाला है। तुम लगभग ही बताने वाले हो तो क्या आप इसको 16/4 कर सकते हो? कर सकते हो, इसको 16/4 कर दो, 16/4 कर दोगे, क्यों? क्योंकि 4 से कटने वाला है नंबर ये। अब देखो ये है 2.11, 2.11 है तो इसको सिर्फ 2 रहने दो, और ये है 14.47, इसको भी मल्टीप्लाई है आपका ये, इसको भी आप यही रहने दो, जैसे कि मल्टीप्लाई और 14, यहाँ 14 दूनी 28 हो जाएगा ये, और यहाँ आप देखोगे तो 4 चौक 16, यहाँ पे 4 आने वाला है, 4 आ जाएगा, तो 8 और 4 2 आ जाएगा, यानी कि 32 आने वाला है। अब आप बताइए
देखो पहली बात तो आप देख सकते हो ऑप्शन ही इतनी दूर दूर है, ठीक है। आप कुछ मानते, 15 भी मानते, इसको आप 14 की जगह 15 भी मानते, इसको आप 2 की 2 ही मानते, इसको मान लो 15 भी मानते, तब भी आपका आंसर जो आता वो देखो कितने दूर दूर है, तो आपको 32 आंसर आ जाता, ठीक है। 32 हमारा भी आया है, ठीक है। बाकी 32 ही आता अगर आप थोड़ा थोड़ा चेंजेस और भी कर सकते थे, ठीक है। बाकी अगर ऑप्शन आपके पास पास हो तो वहां थोड़ी दिक्कत हो जाती है कि थोड़ा और ध्यान देना पड़ता है। देखिए, कमल के दो बच्चे विष्णु और दीक्षा हैं, ठीक है। वर्तमान में कमल की आयु विष्णु की आयु की 3 गुनी है, ठीक है। तो आपको बोला है दीक्षा की आयु विष्णु से 3 वर्ष कम है। 3 वर्ष पूर्व उन तीनों की तत्कालीन आयु का योग 63 वर्ष था। जो 3 वर्ष पहले रहा होगा, तो जो सबकी आयु है उनका जो आपका क्या था तत्कालीन योग था वो 63 था। तो आपसे पूछी गई है कमल की आयु। क्या पूछी गई है आपसे? कमल की आयु पूछी गई है। देखो कमल है पिता, क्योंकि इनके दो बच्चे हैं विष्णु और दीक्षा, इनके दो बच्चे हैं, ठीक है। आप बताइए वर्तमान में कमल की आयु विष्णु की आयु की 3 गुनी है, तो देखो यहां लिखोगे आप कमल, यहां लिखोगे आप विष्णु, ठीक है। विष्णु और कमल, देखो कमल की आयु विष्णु की आयु की 3 गुनी है, तो किसकी? विष्णु की 3 गुनी है, तो विष्णु की अगर 1 रही होगी तो कमल की 3 रही होगी, ठीक है। क्योंकि विष्णु की तो जिसकी होती है उसको 1 मान लिया। वैसे अगर अपॉन में ऐसे कुछ दे रखा होता कि 1/3 है ये सब, वो अलग होता है कि जिसका की होता है वो डिनोमिनेटर में होता है, वो उसकी आयु होती है। जैसे कि मैंने बोला कि विष्णु के पिता की आयु विष्णु की आयु की 1/3 है, तो पिता की 3 रही होगी, विष्णु की 1 रही होगी, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। लेकिन इन्होंने इसमें गुने में कहा है, तो आप समझ सकते हो कि विष्णु की 1 मानोगे, पिता की 3 मानोगे। बाकी रेशियो से भी आपको समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है आपको रेशियो से? कि अगर रेशियो से समझ में ये आ रहा है कि पिता जो है वो बड़े ही अगर वो बड़े हैं तो उनका रेशियो भी बड़ा ही होगा, उनका रेशियो भी बड़ा ही होगा और विष्णु का रेशियो छोटा ही होगा, ठीक है। दीक्षा की आयु विष्णु से 3 वर्ष कम है। अच्छा एक बात बताइए, वैसे हम रेशियो में कर रहे थे इस क्वेश्चन को, लेकिन अगर उसने कहा कि उसकी आयु 3 वर्ष कम है, जब कम ज्यादा की बात हो ना तो एग्जैक्ट एज लेके चलो। एग्जैक्ट एज में देखो आप क्या कहोगे, इसको आप 3x कहोगे और इसको आप कह दोगे x, x कह दोगे। अब क्या बोल रहा है कि विष्णु से 3 वर्ष कम क्या है, किसकी आयु है? दीक्षा की आयु है, तो दीक्षा लिखोगे यहां और यहाँ हो जाएगा x-3, ठीक है। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका। अब उसने बोला है 3 वर्ष पूर्व इन तीनों की तत्कालीन आयु का योग 63 वर्ष था, तो ये तो प्रेजेंट एज है इनकी, ठीक है। कमल के दो बच्चे और विष्णु की वर्तमान में, ये वर्तमान में चल रही है। 3 वर्ष अगर बात की बात करोगे तो पहले तो इन्हें जोड़ो, x 3 3 4 5, ये हो जाएगा 5x -3, ठीक है। अब 3 वर्ष पुरानी 3, अब देखो इन तीनों की आयु है और 3 वर्ष पहले, तो 3 3 का 9 हो जाएगा, तो माइनस के 9 हो जाएगी। क्लियर है? माइनस के 9। अगर आप तत्कालीन में माइनस के 9 कर दो, तीनों की एज 3 वर्ष पीछे, तो 9 हो जाएगी माइनस के 9। तो इसमें अगर माइनस का 9 करोगे ना, तो ये जो एज है 3 वर्ष पहले, तो ये कितनी है आपकी? 63 है। कितनी है आपकी? 63 है। तो आप कहोगे ये हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा आपका 9 10 11, 11 ये नेगेटिव है तो उधर पॉजिटिव जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 11 का तीनों एक, यह कितना हो जाएगा? 9 10 11 12, 12 होगा तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 7, 75 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 75। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 एकन 5 और ये हो जाएगा 5 25, 15 आ जाएगी। x की वैल्यू 15 आ गई। तो आपसे पूछा गया है कि कमल की वर्तमान आयु कितनी है, तो कमल की वर्तमान आयु कितनी है? 3x है। कितनी है? 3x है। तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे 3x है, तो 3 मल्टीप्लाई हुई 15, तो 15 × 45 साल हो जाएगी कमल की आयु। कितनी हो जाएगी? 45 वर्ष हो जाएगी कमल की आयु। क्लियर है आपको? 45 हो जाएगी कमल की आयु। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो एक बार और रिपीट करती हूँ इस क्वेश्चन को, आप देखिए। देखो कमल के दो बच्चे विष्णु और दीक्षा हैं। वर्तमान में कमल की आयु विष्णु की आयु की, विष्णु की x है तो कमल की 3x हो जाएगी। दीक्षा की आयु विष्णु से 3 वर्ष कम है, तो दीक्षा की आयु क्या? विष्णु की अगर x है तो इससे 3 वर्ष कम माइनस के 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर उन्होंने बोला है कि 3 वर्ष पूर्व इन तीनों की तत्कालीन आयु का योग 63 है। 3 वर्ष पुराना पूछ रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 3 वर्ष, देखो 3 वर्ष आपके कमल की आयु कम करनी पड़ेगी, 3 वर्ष विष्णु की कम करनी पड़ेगी, 3 दीक्षा की, तो 3 3 3 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 3 त्रिक 9 हो जाएगा आपका -9।
और -3 आपकी दीक्षा की वजह से था, तो आपने इन सबको जोड़ा 63 के बराबर आया। तो 5x की वैल्यू 75 आ गई, x की वैल्यू 15 आ गई, और आपकी जो पूछी थी कमल की एज वर्तमान में 3x थी। तो 3 और 15 3 45, तो 45 साल आ जाएगी। क्लियर हो जाता है आपको क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इवन आपने ऐसे क्वेश्चन किए होंगे, ठीक है। तो पर हम अच्छे से ध्यान से देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखो, ये है आपका कॉट, देखिए देखिए आपका है कॉट, कॉट एक्स माइनस कोसेक थीटा। कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा इक्वल टू माइनस के 1/3 दे रखा है, तो 1 प्लस कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा का मान आपसे पूछा है। अब इसको आप सॉल्व करो, जैसे कि 1 प्लस कॉस थीटा है ये, ठीक है। अगर ये नीचे है साइन थीटा, यही तो पूछा गया है। अच्छा, आप 1 अपॉन साइन थीटा कर लो एक बार, और एक बार कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कर लो, तो आप कहोगे कि ये हो जाएगा कॉसेक थीटा, और आप कहोगे ये हो जाएगा कॉट थीटा। ये हो जाएगा आपका कोसेक थीटा कॉट थीटा। तो आपको जो वैल्यू पूछी गई है वो कोसेक थीटा और कॉट थीटा की पूछी गई है। किसकी पूछी गई है? आप कहोगे कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू हमसे पूछी गई है, ये पूछी गई है, आप ऐसा मान के चलो। इसको सॉल्व करने के बाद आपने कहा कि देखो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला होता है आपका कोसेक थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस आपका होता है कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल होता है आपका 1। तो आप कहोगे एक में कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, एक ब्रैकेट में आ जाएगा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। देखो ये समझाया जा रहा है इसीलिए बड़ा हो रहा है, बाकी आपको पता है अगर आप इसको जब खुद करोगे तो इतना इसमें सॉल्यूशन नहीं करने वाले हो। स्टेप आप क्या करोगे? स्किप करोगे स्टेप। मैं स्टेप स्किप नहीं करी क्योंकि शायद किसी को इस स्टेप में थोड़ा एक में नहीं समझ में आएगा, दूसरे में समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो, आपने कहा कि हमें वैल्यू तो देखो इसकी पूछी गई है, ये पूछा गया है, तो हमारे पास है ये, हमारे पास ये है। आपने कहा देखो ये हमारे पास गिवन भी है, लेकिन क्या है, टर्म्स चेंज है, कॉट माइनस कोसेक है, कॉट माइनस कोसेक है। तो आप कहोगे माइनस कॉमन ले सकते हैं, माइनस कॉमन ले लोगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉट माइनस कोसेक क्या हो जाएगा, कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। ये हो जाएगा माइनस कॉमन लेके, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/3 है, माइनस के 1/3 है, माइनस बाहर है, इक्वल 1 है। आप देखोगे कि यहाँ भी यही रहेगा, यहाँ भी यही स्टेप रहेगा, यानी कि कोसेक प्लस कॉट थीटा, कोसेक प्लस कॉस थीटा। तो आप कहोगे कि जो हमारी कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपकी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/3 है, 3 1/3 है, तो 3 वहां जाएगा तो आपका ऊपर चला जाएगा, तो 3 रह जाएगा। तो ये हो जाएगी, इसकी वैल्यू आएगी आपकी 3, ठीक है, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 3। तो आपको इतना सारा सॉल्व नहीं करना था, अब इसको करते हैं शॉर्ट में। अब देखो इसको मेंटली करने की कोशिश करते हैं कि हम इसको मन में किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए, आपको फॉर्मूला पता है, ये पूछा हुआ है, आपको पता है यहां होना चाहिए था, यहां होना चाहिए था कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये होना चाहिए था। तो क्या होता, कॉमन लोगे आप, क्या लोगे इसमें, आपने कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा, -1 कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो -1 और माइनस की 1/3, तो आपको पता है कि इसकी वैल्यू 1/3 आने वाली है। और आपका देखो, जब भी आपका निगेटिव में अगर ये दे रखा है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, आपको ये दे रखा है 1/3, तो जो आपसे पूछा गया है प्लस पूछा गया है, तो वो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, तो 3 आ जाएगा। सपोज ये 1/3 दे रखा होता तो ये जो आता कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, तो ये क्या होता, ये अगर मान लो 3 दे रखा होता या 1/3 दे रखा हो तो ये 3 होता। तो अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। कब होते हैं और क्यों होते हैं? देखो क्यों होते हैं उसका हमने आंसर बताया ना, कि दोनों मल्टीप्लाई में है, बराबर एक बट्टे दूसरी संख्या बट्टे में जाएगी। दूसरी चीज जैसे मान लो ये है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, जब बराबर करोगे तो ये हो जाएगा 1/कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, यही हो जाएगा, यही हो जाएगा। अब इसको इधर लेके आओगे तो ये चला जाएगा, इसीलिए क्या होता है, अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। लेकिन आपको एग्जामिनर घुमाने के लिए क्या कर सकता है, आपको घुमाने के लिए वो ये कर सकता है कि इसको माइनस में आपसे पूछेगा, मतलब माइनस कॉमन लेने की बोल सकता है, उल्टा करके दे सकता है।
कॉट माइनस कोसेक दे दिया, आपको कोसेक माइनस कॉट करना था बस। तो क्या होता, बाहर का जो नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होके आपका 1/3 हो जाता। फिर आपको पता है उल्टा ही करना, तो 3 आंसर आ जाता, तो आपको करना भी नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये कितना हो जाएगा, 56, 7 8 56 प्लस 11 माइनस ये कितना हो जाएगा, 5 6 7 यानी कि 12। तो 56 माइनस 1, ठीक है, ये हो जाएगा 55। 55 55 आपका आंसर आ गया। ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो इजी आते ही है, सॉल्व करने के लिए आपको आया, सिंप्लीफाई आपको करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आपको u माइनस वी की वैल्यू दे रखी है 4 और u v की वैल्यू 20 दे रखी है। आपको u क्यू माइनस वाई वी क्यू की वैल्यू पूछी हुई है। तो पहले तो आप ये बताओ, देखो जो आपसे पूछा जाए, जो भी आपसे पूछा जाए, आप क्या करो उसको खोल के देखो, फिर देखो हमें कौन कौन से टर्म की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, कौन कौन से टर्म की जरूरत पड़ेगी। देखिए जैसे कि u ये है आपका u क्यू माइनस वी क्यू, तो आप कहोगे u माइनस वी होता है और एक ब्रैकेट में आपका होगा यू स्क्वेयर प्लस वी स्क्वेयर प्लस यू वी। ये होता है आपका फॉर्मूला, ये होता है आपका फॉर्मूला। तो आप देखो क्या क्या नहीं है, आपके पास u भी है, आपके पास u माइनस वी है, अब आपके पास क्या नहीं है, यू स्क्वेयर प्लस वी स्क्वेयर, ही तो नहीं है, यही तो नहीं है। इसको आप आराम से निकाल सकते हो, किससे, हमारा एक फॉर्मूला जिंदाबाद होता है, एक फॉर्मूला हमारा होता है जो हर बार हमारा साथ देता है, ये है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ये जो दे रखा है। तो आप कहोगे कि यू स्क्वायर ये हो जाएगा बी स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 2uv और ये हो जाएगा 16। ठीक है, अब आपका यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, ठीक है, यही तो आपको निकालना था, यही आपको निकालना था माइनस। अब देखो uv की वैल्यू 20 दे रखी है और ये कितना हो जाएगा, 20 दूनी 40 हो जाएगा, ये हो जाएगा 16। ठीक है, अब यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 प्लस के 40, ये हो जाएगा 6 56 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 56। कितनी वैल्यू आ गई इसकी, 56 आ गई। अब देखो u माइनस वी की आप रखोगे 4, इसको रखोगे 56 और u b की वैल्यू कितनी रखोगे, आप फिर से 20 रखोगे। तो आप कहोगे देखो 6 5 6 7 76 और यहाँ आपका 4 का मल्टीप्लाई होगा, 4 6 24 का 4 2 4 7 8 29 4 7 8 29, तो 304 आपका आंसर आना चाहिए। 304 आपका आंसर आ गया है। क्लियर है आपको, आपको क्या फाइंड करना था, आपको कौन सी टर्म थी जिसकी जरूरत थी, किस फॉर्मूले से वो टर्म निकल सकती है, वो आपने निकाल दिया और सीधा आपका आंसर आपके सामने है। समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए के और एम की आयु का अनुपात 7:5 है। क्या है, 7:5 है। उनकी आयु का योगफल 72 है। ठीक है, तो आपको 9 वर्ष बाद उल्लिखित क्रम में के और एम, उल्लिखित क्या होता है कि जो क्रम इनको दिया गया है, ठीक है, दिया गया है उसमें आपको के और एम की आयु का अनुपात बताना है। क्लियर है आपको। देखो ये जो अनुपात दे रखा है 7:5, उनकी आयु का योगफल है 72। ठीक है, 9 वर्ष बाद की बात हो रही है, उसका आपको रेशियो बताना है। क्लियर है आपको क्वेश्चन। नेक्स्ट करते हैं सॉल्व। देखिए ये होता है आपका के, ये होता है आपका एम, ये है आपका 7, ये है आपका 5। अच्छा, अगर योगफल दे रखा है 72 तो रेशियो का योगफल कितना आ रहा है, 7 और 5, ये हो जाएगा 12। एक्स एक्स और लगा लो, ठीक है, क्योंकि हम एग्जैक्ट जोड़ रहे हैं, तो ये हो जाएगा 72। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12, 12 × 7 = 12 × 72, कितना हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 6 हो जाएगी। सीधा सीधा क्वेश्चन आपको यहां तक समझ में आया होगा। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अब एक्स की वैल्यू अगर 6 हो चुकी है तो आप कहोगे कि देखो 9 वर्ष बाद की बात हो रही है, 9 वर्ष बाद की बात। अब इनकी एग्जैक्ट एज निकाल लो, देखो के की एग्जैक्ट एज और एम की एग्जैक्ट एज, 6 6 7 42, ये 42 साल का हो जाएगा और 56 30, ये 30। अब 9 साल की बात है तो 9 9 जोड़ दो दोनों में, ये हो जाएगा 9 10 11 यानी कि 51 और ये हो जाएगा 39। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इनका आपको रेशियो निकालना था, रेशियो निकालना था, तो आप कहोगे कि रेशियो किस तरीके से निकलेगा। देखो 3 से काटो, 3 एकन 3, 3 त्रिकोण 9 और 3 एकन 3 3 21, तो 17:13 आपका आंसर आना चाहिए। 17:13 आपका आंसर आना चाहिए। देखो आपको एज दे रखी थी, रेशियो में दे रखी थी, आपने कहा कि 12x आ रहा है, 12x ही तो 72 के बराबर है। उनका जो एज का योगफल था 72 था, तो x की वैल्यू 6 आ गई। आपने x की वैल्यू 6 रखने के बाद आपने क्या किया कि दोनों की एग्जैक्ट एज निकाली, प्रेजेंट एज जो भी निकली उसमें आपने 9 साल को जोड़ दिया, तो आपके पास 9 साल बाद की दोनों की एज का रेशियो आ गया। आपने उसको कट किया, शॉर्ट किया, तो आपको 17:13 मिल गया। यही है आपका आंसर।
ठीक है, 17:13 आपका क्या हो जाता है आंसर। आप अच्छा एक बात कमेंट बॉक्स में बताना कि अब आज आपको क्लियर दिख रहा है, मतलब पहले जो आप देखते थे तो थोड़े से क्वेश्चन आपको ब्लर दिखते होंगे, ठीक है। तो आज मैंने थोड़ा सा और काम किया है, इस पे थोड़ा सा और वर्क किया, इसको ओसीआर में, हर क्वेश्चन को ओसीआर में जाके मैंने एक एक क्वेश्चन को सेट किया है, जिससे कि मुझे लग रहा है कि कंपेरेटिव ठीक है। बाकी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 और 9 दोनों से विभाज्य है? ठीक है, 6 और 9 दोनों से विभाज्य है। तो आप क्या करोगे? आप देखोगे, 6 से भी देखोगे डिविजिबिलिटी रूल को और 9 से भी देखोगे। तो सबसे पहले हमारा फेवरेट कौन सा डिविजिबिलिटी रूल है? आप कहोगे 9 है। 9 और 11 मिलली जो होते हैं हमारे क्वेश्चन को ईज़ी बनाते हैं। तो ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम 9 को ही करते हैं। सबसे पहले 9 से देखते हैं। 9 से देखोगे तो देखो 4, 5, 6, 6 दूनी 12, 3, 5, 6, 7, 8। ये तो 8 आ रहा है, नहीं हो सकता। 5, 6 और 12, 6 अच्छे 12 यानी कि 3, 8, 9, 10, 11, 11 और 2 हो जाएगा, ये नहीं होगा। ये हो जाएगा आपका 8 और 1 9, 6, 7, 8, 9, ये तो बन रहा है। पर देखो 6, 7, 8, 9, 10, 11 यानी कि 2 और 3, 4, 5, ये भी नहीं बन रहा। तो आपका एक ही ऑप्शन है जो 9 से डिविजिबिलिटी रूल्स को फॉलो कर रहा है। ठीक है, या तो 2 कर रहे होते तो आप 6 को देख रहे होते। लेकिन क्या आपको 6 को देखने की जरूरत है? अब नहीं है, क्योंकि एक ही से पता पड़ चुका है। ठीक है, तो देखो सॉल्व भी नहीं करना था। देखो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएंगे वो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको सॉल्व ही नहीं करने। जो मतलब 7-8 क्वेश्चन आपको होते हैं कि सॉल्व बहुत अच्छे से सॉल्व करने होते हैं, 2-3 होते हैं जो करने ही नहीं होते, और बाकी के क्वेश्चन होते हैं जो सभी नंबर लेके आने वाले। अगर आपने वहां गलती कर दी तो दिक्कत वाली बात होती है मैथ्स में। बाकी ठीक है, बाकी आपका एग्जाम जितने इन क्वेश्चंस को देख के समझ में आ रहा है, अगर आप प्रीवियस ईयर को भी लगाते हो तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली आपको। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, ट्रस्ट मी। देखो इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अच्छा है, इस क्वेश्चन को देखो थोड़ा। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 80 दे रखा है, यदि उसके कड़ की लंबाई 34 है, उनके अन्य दो भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो इस क्वेश्चन में भी हम पेन नहीं उठाएंगे, हम इसको सॉल्व ही नहीं करेंगे, बस हम अपनी माइंड कैलकुलेशन करने वाले हैं। जैसे कि देखो, आप एक बात बताइए, अगर ये समकोण त्रिभुज है तो आपको ये चीज तो पता है, अगर कोई समकोण त्रिभुज की बात हो रही है तो आपको पता है कि ट्रिपलेट को तो फॉलो करेगा, इतना तो पता होगा, ट्रिपलेट को फॉलो करेगा। तो आप किस तरीके से करोगे? देखो, देखो अगर ये टोटल अगर 80 था और 34 तो आपकी सिर्फ और सिर्फ कड़ की लंबाई हो गई। 34 तो सिर्फ और सिर्फ ये हो गई 34। तो बचा हुआ कितना सम बचा? बचा हुआ कितना हो जाएगा? देखो 40 और 6 यानी कि आपका 46 हो जाएगा। सम कितना हो जाएगा? 46। आप देखोगे कि ऑप्शंस में 8 और 16 और ये सभी आपके देखो 2 4 5 6 और ये 6, हाँ, सभी ऑप्शन जो हैं आपके 46 को ऐड करके बना रहे हैं। तो अभी इससे तो आपको नहीं पता पड़ सकता, इतने तक तो आपको नहीं पता पड़ेगा। तो आपको क्या करना है नेक्स्ट? देखो, आप एक बात बताओ, जब भी ट्रिपलेट आप बनाओगे भी तो आपको पता है कि ये 34 है और इन दोनों को हमें कुछ तरीके से और मतलब 2 नंबर और आएंगे। अब इन ऑप्शंस में से ही हो सकते हैं 18 28 हो सकता है, 16 30 हो सकता है, 14 32 हो सकता है, 26 20 हो सकता है। अच्छा, ट्रिपलेट को जब छोटा करते हैं तब भी ट्रिपलेट होता है, वो भी आपको आपका पाइथागोरस थ्योरम को भी मतलब एक तरीके से सेटिस्फाई करता है। आपने कहा हाँ ऐसा करता है, तो आपको कि इसको छोटा करो तो ये कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। ये 17 हो जाएगा। तो आपको कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है कि 17 वाला ट्रिपलेट होता है कड़ में? पर नहीं याद आ रहा है तो एक काम करो, इनको भी छोटा करो सबको। एक ट्रिपलेट आपको दिख जाएगा 17 से। 34 से कोई ट्रिपलेट नहीं दिख रहा होगा, लेकिन 17 से एक ट्रिपलेट आपको दिखेगा। जैसे कि आप देखो, ये हो जाएगा 9 और 14, 9 और 14 17, 9 14 17 नहीं होता। ये हो जाएगा 8 15 17। देखो बोलने में ही पता पड़ गया 8 15 17 है। ठीक है, ये बोलने में ही पता पड़ गया। देखो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 16, 7 16 17 नहीं होता, और 10 और ये हो जाएगा 13 17 नहीं होता। ठीक है, नहीं होता। बाकी देखो, सत्तू सत्तू 49, अगर देखो कड़ का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर, लंब प्लस आधार का स्क्वायर जो होता है वो आपका कड़ के स्क्वायर के बराबर होता है। तो आपने कहा कि सत्तू सत्तू 49 9 आएगा, लास्ट में यूनिट डिजिट क्या आएगी? 9 आएगी हमारी, 9 आएगी। तो आप एक बात बताओ, ये कितना है? 4 चौक 16। देखो इस सबको देखो, देखो ये क्या है? 4 चौक 16 का 6 आएगा, और 9 ने 81 का 1 आएगा, 6 और 1 7, इसकी 7 आएगी यूनिट डिजिट। तो ये तो वैसे भी नहीं बन रहा था। 8 8 64, ये क्या है आपका? 8 8 64 का 4 और 55 25 का 5, 4 और 5 9, ये आ रहा है। इसको देखो, सत्तू सत्तू 49, 4 9 और 6 6 36 का 6, 9 6 कितना आ जाएगा? 5, ये भी नहीं आ रहा।
तो ये भी नहीं है। ये क्या होगा, यहाँ पे मतलब 0 आ जाएगा, मतलब 0 आएगा और ये 9 आ जाएगा। देखो इसका भी बन रहा था, यानी कि 2 ऑप्शन थे। एक आपके पास ये 2 ऑप्शन थे, एक ये और एक ये। इसमें से भी आप देखो ट्रिपलेट कौन सा बन रहा है, तो आपने कहा 8, 15, 17 ही ट्रिपलेट है। ऐसे करके आपको पता पड़ जाएगा। तो देखो इसमें टाइम लगा, आप कहोगे कि इसमें इतना टाइम लग रहा है, इसे तो सॉल्व ही कर लेते। ठीक है, ऐसा नहीं, इसमें टाइम लग रहा है, लेकिन अगर आप करोगे, क्योंकि मैंने आपको सारे ऑप्शंस बताए हैं, आपने एक बार देख लिया 8, 15, 17, बस वही खत्म हो गया था आपका खेल। आपको फिर करना ही नहीं था क्वेश्चन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, यदि दो समरुद्ध त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात आपको 361 और 529 दे रखा है, तो आपको बोला है कि संयुक्त भुजाओं का अनुपात बता दीजिए। तो आपको पता है कि देखो, जो आपके क्षेत्रफलों का अगर अनुपात दे रखा है, अगर उसका आप इस तरीके से वर्गमूल ले लो 500, ये तो आपका पता है कि भुजा का स्क्वायर बराबर होता है क्षेत्रफल। भुजाओं का स्क्वायर, जैसे कि भुजा 1 का स्क्वायर और ये भुजा 2 का स्क्वायर बराबर एरिया होता है, या A1 और A2। तो अगर आपको भुजा निकालनी है तो इनके पास क्या हो जाएगा, रूट चला जाएगा। तो इस तरीके से भुजा निकल आती है। क्लियर है आपकी, इस तरीके से भुजा निकल आती है। तो आप कहोगे कि ये कितना हो जाएगा, 19 का हो जाएगा स्क्वायर, और ये हो जाएगा 23 का स्क्वायर। तो 1923 आपका आंसर आ जाएगा। तो करना नहीं था, यहीं से देखना था, सीधे आपको आंसर आपको मिल गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, दो क्रमागत विषम संख्या, देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप देखो तो ये क्वेश्चन अच्छा है। देखो पहले देखो, पढ़ो आप इसको। दो क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल आपको दे रखा है 1155। एक्स को दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या माना है आपने, एक्स को छोटी संख्या मान लो। तो उसने कहा है कि इस स्थिति में द्विघात समीकरण के रूप में आपको व्यक्त करना है। द्विघात समीकरण आपको कौन सा मिलने वाला है इन सभी में से। तो देखो आपके करने वाले, मेनली जब आप एग्जामिनेशन हॉल में होते हो तो आप क्या करते हो, आप करते हो x और x+1। ये हो गया, आप कहोगे 1, 1, 5, 5, इस तरीके से दे रखा है हमें। तो आप कहोगे एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा x और माइनस के 1, 1, 5, 5, 5, 0। आप जाओगे ऑप्शंस में, आपको एक ऑप्शन तो मिल ही जाएगा, जो कि आपको मिल ही गया है। देखो ये वाला मिल गया है, पर नहीं यहाँ माइनस है। ठीक है, बाई चांस आपको मिल गया होता, ठीक है, इसमें ऑप्शन नहीं मिल रहा है, लेकिन चलो मिल गया होता तो आप तुरंत टिक लगा देते। लेकिन इसने बोला है कि विषम संख्याओं की बात कही है, दो लगातार विषम संख्या, दो क्रमागत विषम संख्याएं। अगर एक विषम संख्या को अगर आप x मान लेते हो, उसने कहा छोटी वाली को तो x मान लो, छोटी वाली को तो आप x मानोगे। तो आपने कहा कि देखो, अगर पहली विषम संख्या अगर x है, जैसे मान लो मैंने माना 3, उसको मैंने अगर x माना, अगर मैं x+1 कर दूंगी तो यानी कि तीनों एक 4, ये 4 आ जाएगी दूसरा नंबर। पर ये तो सम नंबर बन रहा है, तो इसको तो आप नहीं मानोगे। फिर आप कहोगे x+2, यानी कि 3 और 2 5। देखो ये दूसरा विषम नंबर बना है, इसके बाद 3 के बाद जो दूसरा नंबर बनेगा वो 5 बनेगा। तो इसीलिए आपका क्या होगा, x और x+2 का मल्टीप्लाई होगा, यानी कि x और x+2 का मल्टीप्लाई होगा, और वो आएगा आपका 1, 1, 5, 5 के बराबर। क्लियर है आपको, क्योंकि आप x+1 करोगे तो सम संख्या बन जाएगी, विषम में एक जोड़ोगे तो सम बन जाएगी। ठीक है, ये इसीलिए नहीं करना था। तो आप कहोगे ये हो जाएगा एक्स स्क्र हो जाएगा, ये आपका 2x हो जाएगा, माइनस 1, 1, 5, 5 बराबर 0 हो जाएगा। तो आप कहोगे ये बनेगा हमारी इक्वेशन। तो x के प्लस के 2x आपका और माइनस के ये, तो ये वाली इक्वेशन ही आपकी बन रही है। क्लियर है, ये इक्वेशन आपकी बन रही है। समझ में आया होगा किस तरीके से x+2 लेना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अगर x को 2 माना है तो माइनस एक्स की स्क्वायर और माइनस एक्स का क्यूब का मान आपको बताना है। तो देखो मेनली देखो, इसमें आप क्वेश्चन को देखो तो आपको दिख रहा है कि अगर 2 है और माइनस, तो माइनस का 2 का पावर 2 करोगे और माइनस 2 का पावर आप 3 करोगे, इस तरीके से आप करोगे। ठीक है, तो आप कहोगे कि माइनस 2 की पावर जल्दी जल्दी में क्या कर दोगे, 2, 3 और 3 दूनी 6 कर देते हैं कुछ बच्चे, जैसे कि इसमें आपका ऑप्शन ये वाला मिल रहा है। तो इस तरीके से नहीं करना, क्योंकि देखो पहली बात तो पावर जुड़ती है ना कि मल्टीप्लाई होती। मल्टीप्लाई कब होती है, -2 की पावर 3, -2 की पावर 3 हो और इसकी होल पावर 2 हो, तो -2 की पावर 6 हो जाएगी। इस तरीके से होती है मल्टीप्लाई पावर्स। ठीक है, इस तरीके से मल्टीप्लाई होंगी, ना कि इसमें मल्टीप्लाई होंगी। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, पावर जुड़ेंगी, 3 और 2 5 होंगी। ठीक है, 3 और 2 5 होंगी, जो कि ऑप्शन में आपको नहीं दिख रही है। कोई भी ऑप्शन आपको ऐसा नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सॉल्व कर लो। ये तो 4 आ जाएगा, ये तो 4 आ जाएगा, और क्योंकि इवन पावर है तो सिर्फ 4 आएगा।
2 2 4 4 दूनी 8, ये माइनस का 8 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑड पावर है। अगर माइनस अंदर है आपका और ऑड पावर हो तो माइनस निकल के आता है। और 4 8 32, तो माइनस के 32, माइनस के 32 आपका ऑप्शन 3 है, तो यही आपका आंसर हो जाता है। माइनस के 32 आपका ऑप्शन नंबर 3 है, वही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, यदि एक गोले का आयतन आपको दे रखा है 792, तो गोले की त्रिज्या आपको बतानी है। तो गोले का आयतन 792/7 दे रखा है और आपको बोला है कि आयतन बताइए। आयतन क्या होता है गोले का? 4/3 पाई आर क्यू। क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू। तो आप कहोगे 4/3 पाई की जगह 22/7 और आर क्यू। सपोज ये है, देखो अब आप देखो 22 से काटोगे, 2 से काटोगे, मतलब 11 से काटोगे 2 बार, और 11 7 77, 11 दूनी 22 और 4 दूनी 8, 4 और 2 8, 8 9 72, 9 आ जाएगा। 7 से 7 चला जाएगा, यानी कि यहाँ बचा 9। ये देखो ये कट चुके हैं, 8 से आपने 9 बार काटा है ना, तो ये कट चुका है। तो आप कहोगे 9 3 9 3 27 आ जाएगा। आर क्यू की वैल्यू आ जाएगी 27, तो आर आपको पता है कि 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 का क्यूब है आपका 27, तो 3 आ जाएगा। तो आपकी 3 सेंटीमीटर आपकी आ जाएगी रेडियस। ठीक है, तो इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, ए और बी ने एक कार्य को 800 रुपए में करने की जिम्मेदारी ली है। ए अकेले इसे 6 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी अकेले इसे 8 दिन में पूरा कर सकता है। सी की सहायता से वे इसे 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। क्लियर है आपको? तो कार्य को पूरा करने हेतु प्राप्त कुल राशि में ए का हिस्सा आपको बताना है। तो देखो, पहले देखो ए कितने दिनों में कर रहा है? ए 6 दिनों में। बी कितने दिनों में कर रहा है? बी कर रहा है 8 दिनों में। इस तरीके से कर सकते थे, लेकिन एक सी और आया, सी महाशय आए, उन्होंने कहा कि देखो हम भी करेंगे, हमारे साथ करो, ए प्लस बी। हम साथ अगर तीनों मिलके करेंगे तो देखो मात्र 3 दिन में काम को कर सकते हैं, तो 3 हो जाएगा। तो आप देखो कितना हो जाएगा, इसका 24 आ जाएगा एलसीएम। तो 8 ती 24, 8 यहाँ आ जाएगा, 8 ती 24, 3 यहाँ आ जाएगा, 6 चौक 24। ठीक है, यहाँ आ जाएगा। अब आपसे पूछा गया है कार्य को पूरा करने हेतु तो प्राप्त कुल राशि में ए का हिस्सा आपको बताना है। तो देखो तीनों ने मिलके तो 8 यूनिट पर डे किया, और सिर्फ अकेला ए क्या कर रहा है? 4 यूनिट पर डे कर रहा है। तो ए का हिस्सा कैसे पता करोगे? कि 4 देखो दिख रहा है, ठीक है, 4 और पूरे 8 में से, और पैसे कितने हैं आपके पास? 800। तो 1/2, 2 से कटेगा 400। तो ए पूरा पूरे पैसों का आधा हिस्सा लेके जा रहा है आपका ए लेके जा रहा है आपके सीधे सीधे 400 रुपए। 400 रुपए लेके जा रहे हैं आपके ए महाशय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, ए और बी मिलकर एक कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन 3 दिन बाद बी ने कार्य छोड़ दिया। यदि कार्य 3 और दिन बाद पूरा हो जाता, तो बी अकेले इस कार्य को पूरा करने में कितने दिन में कर सकता था? मतलब एक तरीके से पूछ रहा है कि देखो 2 इंसान थे ए और बी, उन्होंने 5 दिन में कार्य पूरा कर सकते हैं, 5 दिन में पूरा काम कर सकते हैं, टोटल वर्क निकाल सकते हो यहाँ से। ठीक है, उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू तो किया, लेकिन 3 दिन बाद बी ने धोखा दिया। बी ने क्या कहा? बी ने धोखा दिया और कार्य को छोड़कर चला गया। ठीक है, वो गाना याद है, सुन रे सुन बैरिया। ठीक है, वही वाला, दिल ने धोखा। तो यहाँ बी ने धोखा दिया है, आपको याद रखना, बी ने धोखा दिया है। उसके बाद यदि कार्य 3 दिन बाद पूरा हो जाता है, तो देखो फिर भी काम क्या हो रहा है? 3 दिन बाद पूरा हो रहा है काम। तो 3 दिन बाद पूरा हो रहा है काम, तो बी अकेले इस कार्य को पूरा करने में कितना दिन लेगा? देखो इस टाइप के क्वेश्चन को मैं बताती हूँ, बहुत अच्छे से करना है। देखो दिमाग को खुला छोड़ो एक बार। रिमेनिंग वर्क का फॉर्मूला आपको लगाना है। रिमेनिंग वर्क का देखो, पहले तो टोटल वर्क का लगाओ। आप कहोगे देखो टोटल वर्क कैसे निकलेगा? आप कहोगे देखो, जो हमारे ए और बी थे ना, अगर वो 5 दिन कर मिलकर काम कर लेते तो पूरा काम कर लेते, ये तो है टोटल वर्क। ठीक है, लेकिन आपने कहा कि देखो बात कुछ ये हुई कि जो रिमेनिंग वर्क का हम क्यों लगा रहे हैं, कि अगर एक इंसान बीच में अगर जाता है ना। हम्म, देखो अगर एक इंसान बीच में जा रहा है, तो फिर हमारा रिमेनिंग वर्क पे काम आ जाता है। मतलब बीच में तुम छोड़ के जा रहे हो ना, जैसे आपने देखा होगा कुछ सिपाही इतने दिन के लिए सफिशिएंट था, कुछ सिपाही चले गए, अब इतने सिपाही और मतलब इतने से लोग और आ गए हैं, कितने दिन का खाना बचेगा, उस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो रिमेनिंग वर्क पे या रिमेनिंग क्वांटिटी इन पे निकलते हैं। तो आपने कहा कि देखो ए और बी का अगर 3 दिन का काम कर चुके हैं, तो अगर ए और बी 2 दिन चुपचाप बैठ के काम करते,
तो पूरा काम हो चुका होता। यही था हमारा रिमेनिंग वर्क। ए और बी का 2 दिन का काम बचा हुआ था, क्योंकि 5 दिन में करने वाले थे, 2 अगर 3 दिन तो वो करके जा चुके हैं, 2 दिन का काम। लेकिन क्या हुआ, बी ने अगर धोखा दिया है तो 3 दिन और लगे बेचारे ए को, बेचारे ए ने। यदि कार्य 3 और दिन बाद पूरा हो जाता है तो कौन पूरा करेगा? ए ही पूरा करेगा, बी तो जा चुका है। तो ए कह रहा है कि देखो इसी काम को ना मैं फिर अब 3 दिन में कर पा रहा हूं, मैं 3 दिन में कर पा रहा हूं। तो देखो 2a प्लस 2b इक्वल 3a इक्वल 3a। तो a यहां से आ जाएगा, देखो 2a इधर चला जाएगा तो a रहेगा, यहाँ आपका a रहेगा और ये रहेगा आपका 2b। क्लियर है आपका? 2a इधर चला गया। तो देखो जब भी रेशियो की बात करते हैं तो क्या होता है, जो a के पास है यानी कि 1 है a के पास, वो b की वैल्यू है, और जो b के पास है वो a की वैल्यू होती है। तो a का कितना है एफिशिएंसी? 2 है, और b की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी आपकी? 1 हो जाएगी। b की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो b अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता था? तो टोटल वर्क निकाल सकते हो, एफिशिएंसी निकल गई है आपकी। तो आप क्या कहोगे टोटल वर्क के लिए? आप कहोगे कि देखो 2 और 1 3, देखो ये है ए की एफिशिएंसी कितनी है? 2, इसकी 1, 2 1 3, और 3 और 5 15, 15 यूनिट काम, 15 है टोटल वर्क। तो 15 को काम को करने के लिए बी अगर पूरा करेगा तो 1 की एफिशिएंसी से करेगा, ये है बी आपका। तो क्या करेगा? 1 यूनिट पर डे के हिसाब से करेगा। तो क्या वो 15 दिन नहीं ले लेगा? यानी कि यूनिट और यूनिट पर डे। तो क्या होगा, यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाएगा, डे ऊपर चला जाएगा, तो 15 दिन आ जाएगा। तो यही 15 दिन क्या है आपका? बी काम करेगा पूरे काम को। अकेला कितने दिनों में करेगा? आपका 15 दिन में। आप छोटा कर सकते थे, मैंने थोड़ा डिटेल में समझाया है, इतने स्टेप आपको नहीं लिखने थे। क्लियर है आपको? देखो समझ में आना चाहिए। देखो ये मुझे ये नहीं समझ में आता कि आपका ये क्यों उतारे लंबा हो रहा है, ज्यादा शॉर्ट हो रहा है। आपको समझ में आना चाहिए। आपको समझ में आएगा तो आप एग्जाम में 3 या 4 स्टेप छोड़ोगे। किसी को नहीं समझ में आ रहा तो क्या पता उसे 3 4 स्टेप की जरूरत हो। तो मुझे लगता है इन सब चीजों से आगे बढ़ के अगर प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली आप स्किप करते हो अपनी स्टेप्स को। तो ठीक है, तो वो डिबेट जो होता है कि स्टेप्स बढ़ा रहे हो आप, ऐसे मत बढ़ाओ, वो मुझे लगता है वो हमारे लिए नहीं है। आपको स्टेप कम करने, वो आपकी प्रैक्टिस से ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। ठीक है, आप देखिए ए और बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, लेकिन हाँ ये वही क्वेश्चन है। देखिए आप, इसमें है, आपको दे रखा है कि ग्राफ दे रखा है और निम्नलिखित वर्षों में दौरान एक कॉलेज की आय और व्यय को दर्शाया गया है। आय और व्यय दर्शाई गई है आपकी। फिर आया गया है अध्ययन की करना है इसका आपको। आय और व्यय लाखों में है, ठीक है, लाखों में है भाई। देखो 1992 और 1993 तक आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है आय में? तो देखो आय है आपकी जो ऑरेंज वाली है, ठीक है, वो आपकी आय के लिए दिया गया है। ठीक है, एक बार मैं आपको ब्लैक पेन से दिखाती हूँ कि क्या है एग्जैक्ट, अगर आपको विजिबल नहीं हो तो आप कहोगे कि देखो 92 है, 92 कहाँ है आपका? 92 ये हो जाता है आपका 42, और फिर है आपका 93, 93 कितना हो रहा है? 50, ये है आपका 50। तो वृद्धि कितनी हो रही है अब आप निकाल सकते हो। वृद्धि हो रही है 8 की, कितने पे हो रही है? 42 पर हो रही है। यहाँ आपको 100 करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा? देखो काटो इसको, इसको काटोगे तो ये हो जाएगा 50, और ये काटोगे 21, 21 तो 8 45 यानी कि 400/21 हो जाएगा। तो देखो 21 का 40 में दोगे सबसे पहले, तो एक बार ही जाने वाला है, एक बार ही जाने वाला है। तो बचेगा कितना आपका? कितना बचेगा? 19 बचेगा, और एक जीरो है। अब 21 का कितनी बार दें? 21 का 9 का 9, 9 दूनी 18, 189। 21 का 9 बार देंगे तो 189 आ जाएगा। ठीक है, तो अब बचेगा 1, अब इस पे तो नहीं जाएगा पॉइंट, ठीक है, तो जीरो, और एक और जीरो लगाना पड़ेगा तो 100 हो जाएगा। तो ठीक है, 19.0 भी लग चुका है। ठीक है, अब ये कितनी बार जाएगा? 21 से 5 बार करोगे तो 105 जाता है, तो 21 से 4 बार करोगे तो 4 4 दूनी 8 यानी कि 84। तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 4, 4 सॉरी, ठीक है। तो 19.04 क्या हो जाएगा? 4 बार दोगे तो 19.04। ठीक है, तो यही आपका देखो यही ऑप्शन मिल रहा है। बाकी ऑप्शन बहुत दूर दूर भी है, तो इतना निकालने की जरूरत ही नहीं थी। आपको 19 दिखा, तुरंत आपको 19 से यहीं पर जाना था, ठीक है, पर हमने चलो निकाल दिया। आपको अगर दूर दूर ऑप्शन हो तो बहुत ज्यादा निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए आप। 18 और ये भागित है, और ये मझला ब्रैकेट। अब देखो इसको सॉल्व करो। देखो ये कितना होगा? 7 21, ये हो जाएगा 21 -12, ये यहां से निकलेगा ये 9, तो मछली ब्रैकेट में हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा गुणा 9, और ये हो जाएगा 7 8 9 10 11, 4, 4 हो जाएगा यहाँ। ठीक है, आप कहोगे 18, और पहले भाग सॉल्व होता है तो 9 गुणा 9 और गुणा 4, तो क्या हो जाएगा?
ये क्या हो जाएगा 2 और 18, 18 चौक 72, तो 72 आ जाएगा आपका आंसर। 18 चौक 72, 72 है आपका आंसर। ठीक है, सॉल्व करना था। बस इसमें तो कुछ ब्रैकेट ब्रैकेट दे रखी थी, लेकिन आपको क्या था, पर डिवाइड होना था। ठीक है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई सबको पहले करते तो ऑप्शन ऑब्वियसली गलत आ जाता आंसर। ठीक है, देखो द्विघात समीकरण है bx स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ए इक्वल जीरो, बी नॉट इक्वल टू जीरो है। ठीक है, क्योंकि द्विघात समीकरण की कंडीशन ये होती है कि जो आपका एक्स स्क्वायर के साथ है कोफिशिएंट वो जीरो नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो द्विघात बनेगा नहीं, यानी कि द्विघात बचेगा ही नहीं। ठीक है, देखो आपके पास है bx स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ए इक्वल जीरो, ये है आपके पास। विविक्त कर को निम्नलिखित में से किस व्यंजक द्वारा निरूपित किया जा सकता है? तो देखो आपको ये पता होना चाहिए कि देखो इसने क्या किया है, इसने आपके साथ जो खिलवाड़ की है वो बस इतनी की है कि इसने एबीसी को इस तरीके से रख दिया कि आप ही कंफ्यूज हो जाओ ऑप्शंस में। लेकिन आपको क्या करना है ऐसी कंडीशन में, आपको लिख लेना है कि ये ए की जगह है, ये बी की जगह है और ये सी की जगह है। अब कुछ नहीं हो सकता, अब आपका बाल बांका नहीं हो सकता इस क्वेश्चन में, यानी कि अब गलत ही नहीं हो सकता। ठीक है, देखो बी स्क्वायर माइनस फोर एसी होता है जब आप विविक्तकरण निकालती हो। तो देखो बी स्क्वायर की जगह आप क्या लिखोगे, बी की जगह आप क्या लिखोगे, सी स्क्वायर करोगे माइनस फोर। ठीक है, अब ए की जगह अब मैं ही गलती कर दूंगी तो अभी आपका वो लो, देखो अब ये सी की जगह क्या करोगे, ए करोगे, यानी कि ऊपर वाले नंबर लिखने हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें दे रखा है, हमने बताया कि ए की जगह ये है, बी की जगह ये है, सी की जगह ये है। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी की जगह सी स्क्वायर हो जाएगा, फोर हो जाएगा, ए की जगह बी हो जाएगा और सी की जगह ए हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस फोर ए बी, सी स्क्वायर माइनस फोर ए बी, सी स्क्वायर माइनस फोर ए बी। सी स्क्वायर से सिर्फ एक ही था, अगर आपने बी स्क्वायर की जगह आपको ये पता पड़ चुका था कि बी की जगह सी है तो आपको फिर भी पूरा करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि बी स्क्वायर होना चाहिए था। बाकी में सब में किसी में ए स्क्वायर है, किसी में बी स्क्वायर है, किसी में बी स्क्वायर है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए x माइनस वाई 9 दे रखा है, एक्स वाई 16 दे रखा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो आपको पता है कि x माइनस वाई अगर आपको 9 दे रखा है तो आपको स्क्वायर करोगे इन दोनों का। ठीक है, तो ये हो जाएगा 81 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा वाई स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस माइनस टू एक्स वाई। ठीक है, तो आपको पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा 81 माइनस और माइनस का प्लस हो जाएगा क्योंकि इधर आएगा ना तो प्लस का होके आएगा। टू एक्स वाई की वैल्यू क्या दे रखी है 16, तो ये हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 81, तो ये हो जाएगा 3 8 9 10 11 113 आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू, ये आ जाएगा आपका 113। ठीक है, 113 आपका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए कुछ वस्तु को इस प्रकार बेचा जाता है कि जब 5% की छूट दी जाती है तो 33% का उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो आपको बताना है कि सूची मूल्य यानी कि एमपी, सूची मूल्य यानी कि एमपी क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। तो देखो इस तरीके क्वेश्चन में आपको सीपी और एमपी क्या होता है, आपका जो सीपी होता है, जो सीपी होता है वो 100 माइनस डिस्काउंट होता है। तो आपने कहा कि डिस्काउंट तो 5% का है तो ये 95 आ जाना चाहिए। ठीक है, और आपका जो एमपी होता है वो 100 प्लस प्रॉफिट होगा, यहाँ पे 133 हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, देखो 95 से 133 कितना ज्यादा है 5 और 33 में 5 जोड़ो मतलब, तो देखो 95 से 133 तो 33 5 6 7 8 तो ये हो जाएगा 38 और किससे ज्यादा है 95 से, यहाँ हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 5 एकन 5 पन्नम 45, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 20 आ जाएगा, 19 दूनी 38 हो जाएगा, यानी कि ये 2 गुना 20 यानी कि 40% आपका आंसर आ जाएगा। 40% आपका आंसर आ जाएगा, जैसे कि ऑप्शन नंबर सी है आपका 40%। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए उस गोले का आयतन आपको बताना है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 5544। ठीक है, तो आपको बताना है कि आयतन बताना है आपको, तो जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है गोले का, तो आप रखोगे 4 पाई आर स्क्वायर आपको दे रखा है, इसका मतलब 5544। क्लियर है आपको, तो 4 ये हो जाएगा 22/7, आर स्क्वायर की जगह कितना हो जाएगा, आपको आर गोले का आयतन के लिए आपको देखो इसमें आर ही पूछी गई है आपको कायदे से, तो ये हो जाएगा 5544। तो देखो ये 22 से कितनी बार जाएगा, 22 से ये जाएगा 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और 11 अपन 55, 11 चौक 44। तो देखो 4 दूनी 8, ये आ जाएगा 8, 8 से जाएगा
देखो इसको पेन को चेंज कर लेते हैं, 8 से जाएगा 8 छिंग 48, 2 और 8 8 24, 63। ठीक है, ठीक है 63 आ जाएगा। तो आर स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9 7 63 होता है, और 7 आपका यहां से भी आएगा, जो डिनोमिनेटर में 7 था ना ये भी चला जाएगा मल्टीप्लाई में। तो आर स्क्वायर कितना आ जाएगा, 7 21 आ जाएगा, क्योंकि 9 क्या है, 3 का स्क्वायर है, 7 और 7, यानी कि 3 गुणा 3 7 गुणा 7, तो 7 21, यानी कि एक एक पेयर निकाल लेते हैं हम। ठीक है, दो पे अगर पेयर है तो एक एक वर्ड निकाल लेते हैं, एक एक नंबर निकालते हैं। ठीक है, 21 आ जाएगा। तो आर क्या आ जाएगा आपका, आर आ जाएगा 21, ये स्क्वायर नहीं है, आर है। तो आपको पूछा गया है कि आपको गोले का आयतन बताना है। गोले का आयतन होता है 4/3, 22/7, फिर हो जाएगा 21 मल्टीप्लाई बाई 21 मल्टीप्लाई बाई 21, ये होता है। तो आप एक बात कहो, 7 21, एक 21 चला जाएगा। इसका मतलब है जो 22 है, यानी कि 11 का मल्टीपल तो भी बचा हुआ है वहां, 11 का मल्टीपल तो भी बचा हुआ है। ठीक है, तो एक तो देखो आप यूनिट डिजिट लगाओ, सबसे पहले देखो 4 दूनी 8, और 8 एक 8, 8 एक 8, तो यानी कि लास्ट में आपका 8 आना चाहिए। तो आप देखोगे कि ये नहीं है और ये नहीं है। अब बचे दो ऑप्शन, बाकी आपको पता है कि 11 का मल्टीपल होना चाहिए, दोनों में से देखो 11 का मल्टीपल है कोई, तो आप कहोगे 8 दूनी 16, 17 18 19, 19 माइनस 8 ये आ जाएगा 11, और आप इसको देखोगे तो आप कहोगे 9 और 8, 8 दूनी 16, 17 माइनस 8, ये हो जाएगा 9। तो ये तो होगा नहीं, एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, यही आपका बनेगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि 11 का मल्टीपल ही यही है। ठीक है, दोनों होते तो बस इसको सॉल्व कर लेते, क्या बचा आपके पास, बचा 88 मल्टीप्लाई बाई 441, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 38808, 38808, यही आपका आंसर बन जाएगा। क्यूब में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। ठीक है, क्या आएगा, सेंटीमीटर क्यूब। तब तक के लिए आपको क्या करना है, तब तक के लिए आप क्लास की जितनी भी सीरीज है, जितनी भी हमने क्वेश्चन आपको कराए रखे हैं, उन सबको आपको देखना है। ठीक है, और आपको क्लास में बने रहिए रहना है, क्योंकि अगर आप ही इस क्लास को नहीं देखोगे तो मैं जिस तरीके से अच्छे से प्रिपेयर करूंगी कि भाई पीडीएफ भी और अच्छे से होनी चाहिए, उन सब में मेरे को इतना अच्छा नहीं लगेगा करने में सीरियसली। तो प्लीज आप क्लास को रेगुलर देखिएगा। सो मेरे को क्या होगा कि मेरे को मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ ठीक है, मुझे रेगुलर आना है और अच्छे से क्वेश्चंस कराने हैं। ठीक है, तब तक के लिए खुश रहो और ध्यान रखो अपना।